हमारी नई कहानी का नाम है शांति दूत। नाना जी। नाना जी जादूगर हसन का संदेश पाकर तुरंत टांगो द्वीप के लिए रवाना हो गए। साथ में कालिया भी था। टांगो स्टेट हसन की जन्मभूमि है। अवश्य कोई भारी विपत्ति में यहाँ के लोग हैं, जिसके लिए हसन ने तुरंत यहाँ चले आने का आग्रह किया। आपके आने का संदेशा पाते ही हमारी आधी चिंता दूर हो गई थी। स्वागत है। नाना जी, आप हैं टांगो एस्टेट के मुखिया। वैसे इन्हें राजा, प्रेसिडेंट, शासनाध्यक्ष कुछ भी कह लीजिए। अफ्रीका की धरती पर आने का सुअवसर काफी समय बाद मिला। टांगो की समस्त जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे भी हार्दिक प्रसन्नता हुई यहाँ आकर। चिंता का कारण क्या है हसन? दुश्मन इस छोटे से द्वीप को अपना गुलाम बनाना चाहता है। कालिए की लॉलीपॉप। बिट्टू जी और कालिया इन दिनों बम्बई की सैर के लिए आए थे। ठंडी हवा खाने के साथ साथ भूख भी कड़ाके की लग रही है। कुछ ले आ खाने को बिट्टू। बिट्टू, मेरी तबीयत तो लॉलीपॉप खाने की हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, लॉलीपॉप मुझे भी पसंद है, पर स्पेशल ऑर्डर देकर इतनी बड़ी बनवा कर लाना। एक लॉलीपॉप मेरे लिए और दूसरी हम्म, मेरे दोस्त कालिए के लिए इस साइज की फटाफट स्पेशल ऑर्डर से तैयार करा कर दो। पैसे की परवाह न करना। अपने लिए ले लो और दूसरे के लिए पहले कंपनी को ऑर्डर देना होगा। हफ्ते 15 दिन में तैयार होकर आ जाएगी। गिट्टू ने अपनी लॉलीपॉप का दाम चुकाया और स्वाद उठाकर चल पड़ा। रघु छोकरा परले दर्जे का मुंह नजर आता है। इसके पास 1000 रुपए से कम नहीं। इसे ठगना चाहिए। इन तरबूजों में से सबसे बड़ा खरीद कर कालिए के लिए ले चलना चाहिए। गिट्टू तरबूज खरीद कर चल पड़ता है। पूछ कर देखो भाई रघु, यह गुणी लड़का हमारी कहानी जरूर सुनेगा। पीछे से उसके उभरते स्वर सुन गिट्टू पलट कर टक जाता है। लॉलीपॉप वाले के यहाँ से ये मेरे पीछे लगे हैं जरूर। वो चक्के या बदमाश है। शक्ल से ही लगते हैं। कैसी कहानी? हम जो कहानी सुनाते हैं उसके साथ साथ होती है। कहानी सुनने वाले अगर कहे कि ये झूठ है अथवा हो ही नहीं सकता तो उसे 100 रुपए देने पड़ते हैं। हम्म, तो ये बात है। ये मुझे ठगने आए हैं। तुम्हारी शर्त मंजूर, पर मैं भी कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने कहा ये झूठ है तो मैं तुम्हें 100 रुपए देने होंगे। अगर तुमने कहा ये झूठ है तो तुम्हें 100 रुपए देने होंगे। अगर इस तरबूज का बोझ तुम उठा कर ले चलो तो कोई हर्ज तो नहीं। मंजूर है। 100 रुपए में 50 तुम मेरे हिस्से में भी आएंगे। कुछ देर के लिए उठा लूं, हर्ज क्या है। मैं कहानी सुनाता हूँ, तुम सुनो। हमारे घर पर एक भैंस है। उसका एक सींग दिल्ली दूसरा कलकत्ता तक लंबा है। वह 50 बीघे खेत के चारे को एक बार में ही चल जाती है। मेरी माँ उसे एक तालाब पर ले जाकर दुहाती है। हम्म, ये तो हूँ कह रहा है। खैर, दही जम जाने पर मेरी माँ उसे पिलोती है। उसका मक्खन एक दिन में इतना निकलता है कि मक्खन का पहाड़ लग जाता है।
अभी कल ही भैंस चरती उधर गई, मक्खन के पहाड़ पर चढ़ने लगी तो उसमें धंस कर रह गई। माँ ने फायर ब्रिगेड वालों को खबर दी। 100 गाड़ियां आई पर भैंस को निकाल न सकी। अब हम मुंबई के महाराजा जी के पास निवेदन करने जा रहे हैं कि वे हमारी भैंस निकलवा दें। फिर सच है, इस पर तो कोई असर नहीं। अब मेरी सुनो। बोझ उठा रघु पसीने पसीने हो रहा था। वे उसे स्थान के करीब पहुंच रहे थे जहां कालिया था। पिछले साल मेरे पास एक मुर्गा था। वह रोजाना 100 अंडे दिया करता था। ये तो मेरा ही बाप निकला। हंसना चाहिए वरना। हम्म। एक दिन घर में शेर कूदा। मुर्गा भिड़ गया। पंजे और चोंच की मार शेर का पेट फाड़ डाला, पर इस संघर्ष में उसकी एक आंख पर चोट आ गई। हम्म। मुर्गे को हकीम जी को दिखलाया। उन्होंने तरबूज के बीजों की पीस कूट छानकर पोटली बनाकर मुर्गे की आंख पर बांध दी। पर कुछ दिनों बाद अजीब घटना हुई। खंबा को अपने ही हाथों अपनी जान गंवाने का भयानक इरादा किए देख जादूगर हसन ने उसे आवाज दी। खंबा खंबा देखो, मेरी आंखों में देखो। जादूगर हसन की आंखों से आंखें मिली ही चींकी। खंबा सम्मोहन प्रभाव में आ गया। खंबा, मैं हुक्म देता हूँ, हथियार छोड़ दो। उठ खड़े हो, तुम मेरे अधिकार में हो। हाँ, मैं तुम्हारे अधिकार में हूँ। टांगो, सरदार की ओर से मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। तुम बहादुर इंसान बनकर जियोगे। नानाजी का सुझाव मान टांगो सरदार बढ़कर खंबा के सामने आता है। एक सरदार दूसरे सरदार का स्वागत करता है। मैं तुम्हें पराजित सेना नायक नहीं, सरदार के रूप में सम्मान देता हूँ। खंबा तथा उसके साथ बचे सिपाहियों को राजमहल ले जाया गया। जादूगर हसन ने उसे सम्मोहन मुक्त कर दिया। बहादुर खामा, मेरा परामर्श है, आज के बाद से तुम लोगों को सुख से जियो और जीने दो का संदेश दो। विश्व में आज युद्ध नहीं, शांति की बात की जा रही है। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं गुलाम द्वीपों को भी आजाद कर दूंगा और भविष्य में शांति का मार्ग अपनाऊंगा। टांगों में घर घर चर्चा थी कि ये युद्ध नानाजी की सूझबूझ से जीता गया। कुछ दिन वहां रहकर एक दिन नानाजी कालिया सहित वहां से रवाना हो गए। अलविदा। खांबा के सामने पहुंचते ही कालिया हुंकार उठा। खांबा, मैं तुझे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। मुझे स्वीकार है, अगर तू हार गया तो तुझे खुद तंग वासियों की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। खांबा या तो बहादुरों की तरह मरेगा या तुझे मार देगा। गुलाम न बनेगा। हुआ भिड़ंत अचानक झुझुम। हाँ, जय मां शक्ति। कालिए की इस भयानक चोट ने खामा को पराजय स्वीकार कर लेने को मजबूर कर दिया। मैंने पराजय स्वीकार की, पर गुलामी नहीं। हाँ। हाथियों छोरों ने अपनी फौज को रोकना आरंभ कर दिया। हाथियों घोड़ों ने अपनी फौज का आरंभ कर दिया था। उधर छापामार टांगों के सैनिकों ने तीर की बरसात शुरू कर दी। हाय मैदान खामा के
अपने ही सिपाहियों, हाथी घोड़ों की लाशों से पट गया था। सागर की उफनती लहरों ने अनगिनत सैनिक, हाथी घोड़ों को जीवित ही निकाल लिया था। खामा फिर भी अपने 1000 से अधिक सैनिकों के साथ उस ओर गोलियां बरसाने लगा था जिधर से तीर आ रहे थे। उधर पीछे से शेरों की फौज ने हमला कर दिया। भागो, भागो! मेरा अफरा-तफरी में भागते खामा के जिन सैनिकों को सागर पोतों पर पहुंच पाने का मौका मिल रहा था, वे पोतों पर भाग रहे थे। पोतों पर पहुंचने के लिए शेष हजारों सैनिक सागर के लहरों में कूद-कूद कर मैदान छोड़ अंत में 50 बचे हुए सैनिकों के साथ खामा घेर लिया गया। ये असली शेर नहीं, शेर की खाल में सैनिक थे।